जेठन कुम्हार कहानी। मदन मोहन तरुण के कहानी संग्रह जंगल जिंदा है से। जेठन कुम्हार। जेठन भाई मेरे बचपन के मित्र हैं। हम लोग एक साथ खेलते कूदते बड़े हुए हैं। हमारे घर के ठीक सामने ही उनका घर है, एक टूटा फूटा सा घर। वे कुम्हार हैं। उनके घर के बाहर की टूटी फूटी दीवार के बाहर उनकी बड़ी सी चाक गड़ी है। पुस्त दर पुस्त से आसपास के लोग उनके पूरे परिवार को सवेरा होते ही मिट्टी लाते, बर्तन गढ़ते, बाबा आबा लगाते और उन्हें पकाते देखने के इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि सामान्य स्थितियों में उधर किसी का ध्यान भी नहीं जाता। बरसात के मौसम में चाक को उसारे में गड़ी कील के सहारे साथ दिया जाता है। उन दिनों बर्तन गढ़ने का काम करीब करीब बंद रहता है। मिट्टी के अनगढ़ लोंदे को चाक पर कभी धीरे कभी जोर से चक्राकार घुमाते हुए, कभी टेढ़ा कभी सीधा, कभी लंबा कभी चपटा रूप धारण करते हुए और अपने मौलिक रूप तक पहुँचने की पूरी प्रक्रिया तक पहुँचते देखते रहने के सुख का अनुभव वही कर सकता है जिसने वहाँ बैठ बैठ कर अपना समय बिताया हो। न जाने कितनी बार जेठन भाई के पिताजी को चाक पर बर्तन गढ़ते देखते देखते स्कूल जाना भूल गया हूँ और पिताजी की कनैठी खानी पड़ी है। किंतु खेत की अनगढ़ मिट्टी को नए नए रूपों में ढलते देखना और उस कार्य के समय उनके पिताजी के चेहरे की निरंतर बदलती भाव भंगिमा को पढ़ना किसी साधारण पाठ से गुजरने का अनुभव नहीं है। उभरते हुए एक एक बर्तन के साथ वे इतने एकात्म हो जाते हैं मानो वे बर्तन नहीं स्वयं को गढ़ रहे हों। हर बर्तन के साथ मानो कुम्हार भी बार बार जन्म लेता है। कई बार जरा सा चाक और डंडे के बीच तालमेल हटते ही कुछ बर्तन टेढ़े मेढ़े हो जाते हैं। उन्हें वहीं उठाकर अलग कर दिया जाता है, परंतु ऐसा करते हुए उनके पिताजी के होठों पर खुद को कोसते हुए जो एक मरोड़ आती है, उसे देखकर लगता है मानो कुम्हार स्वयं के टूटने की व्यथा से गुजर रहा हो। पूरी तन्मयता के बावजूद एक आध बर्तन कहीं न कहीं टेढ़े मेढ़े रह जाते हैं। थोड़ा काम वह ईश्वर भी तो कर जाता है। आदमी की तरह ही बर्तनों की भी एक नियति होती है। हर बर्तन के निर्माण के बाद उनके चेहरे पर जो तृप्ति आती है उसे शब्दों में व्यक्त करना सरल नहीं है। आज भी जब मैं किसी कुम्हार को बर्तन गढ़ते देखता हूँ तो वहाँ पर पालथी मारकर थोड़ी देर बैठ जाने की इच्छा होने लगती है। बचपन जाग उठता है। ओह, कितना असाधारण है यह निर्माण कार्य। मिट्टी का लोंदा चाक पर चढ़ा और चाक की छेद से छेकुनी के स्पर्श मात्र से चाक ने नाश्ता आरंभ कर दिया। पनियाली मिट्टी से भींगी कुम्हार की हथेलियों की पकड़ के बीच मिट्टी का लोंदा कभी लंबा होता, कभी चपटा होता, नाचता, थिरकता, नए नए आकारों में ढलने लगा। जैसे किसी कुशल नर्तक की बाहों का कमर पर कसाव पड़ते ही कुशल नर्तकी थिरक उठी और अपनी लचक, अपनी मादक भंगिमाओं और होठों की नाजुक मुस्कान भींगी मरोड़ के साथ हर किसी की वासना में नए नए आकार लेती दिलों के भीतर उतरने लगी। जब निर्माण की यह प्रक्रिया देखने वाले पर ऐसा रोमांटिक और जादुई प्रभाव डालती है तो इसके सर्जक के सुख की तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते। जेठन के पिताजी को उस समय हमारी हल्की सी फुसफुसाहट भी नागवार गुजरती और वे हम लोगों को डांट देते। सचमुच प्यार के इन प्रगाढ़तर क्षणों में कोई किसी अन्य की उपस्थिति कैसे सहन कर सकता है। बचपन के उन दिनों में मेरी सर्वोपरि आकांक्षा कुम्हार बनने की थी, किंतु पिताजी एवं दादाजी ने कनेठी लगा लगा कर मेरी महत्वाकांक्षाओं को कुछ और ही रूप दे दिया। जब तक मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की तब तक जेठन भाई एक सिद्ध कुम्हार बन चुके थे। जेठन भाई के बचपन से ही एक
असाधारण प्रतिभा देखता आ रहा हूँ। मिट्टी के लोंदों को साधारण से असाधारण रूप प्रदान करने की क्षमता किसी पेड़, फूल, पत्ती, यहाँ तक कि आदमी, जानवर को देखते देखते हूबहू उसकी सारी भाव भंगिमाओं के साथ साकार कर देते हैं। देखने वाले को लगता है जैसे वह कांपती थिरकती पत्तियों वाले वन में उड़ते चहकते पक्षियों के बीच पहुंच गया हो। पिछले 2 साल उन्होंने ननिहाल में बिताए। उनके नाना जी मिट्टी की कला में माहिर हैं। उनकी जन्मजात प्रतिभा उन्हीं की देख रेख में शान चढ़ी थी। समय नहीं रुकता। जेठन भाई के पिताजी की मृत्यु के पश्चात घर का सारा भार उन्हीं के कंधों पर आ गया। बूढ़ी माँ और 10 साल का उनका छोटा भाई छोटना की जिम्मेदारी उन्हें ही संभालनी पड़ी। वे परंपरागत बर्तनों के साथ शादी ब्याह के लिए तरह तरह की मूर्तियां भी बनाने लगे। बसंत पंचमी और दुर्गा पूजा के समय उन्हें तरह तरह की मूर्तियां बनाने का काम भी मिलने लगा। उनकी कला को जो भी देखता वही उनकी प्रशंसा करता, मगर गांव के उस वातावरण में पैसा कम, प्रशंसा से ही ज़्यादा काम चलाना पड़ता। नीलकांत हमारे गांव का ठेकेदार है। कई प्रकार की ठेकेदारी करता है। धीरे धीरे परिवार में संपन्नता बढ़ रही है। मैंने उसे कई बार अपने दादाजी से मिलते देखा है। न जाने क्यों नीलकांत मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। दांत कीच कीच कर बात करने वाले से मुझे जुगुप्सा होती है। अपवाद तो संसार में हर कहीं होते हैं, परंतु ऐसे लोग मुझे बहुत धूर्त, स्वार्थी और क्रूर लगते हैं। बाबा के सामने नीलकांत बहुत विनम्र रहता है। कहीं जाने से पहले पाँव छूकर उनका आशीर्वाद लेना नहीं भूलता। दादी भी उसकी प्रशंसा ही करती है, परंतु न जाने क्यों उसकी छाया मात्र से मुझे घृणा होती है। कौन जाने कुछ पुराने जन्म का बैर हो उससे। जेठन भाई भी उसके प्रशंसकों में हैं। उनका कहना है कि दुर्दिन में उनके बर्तन खरीद कर बड़ी मदद की है उसने उनकी। गांव में आखिर बर्तन बिकते ही कितने हैं। नीलकांत का शहर में व्यवसाय है। वह जब भी आता है जेठन भाई उठकर खड़े हो जाते हैं। वह जेठन से बबुआ बबुआ कहकर बातें करता है। लगता है किस जन्म का हितैषी है वह जेठन भाई का। वह उनसे बार बार कहता है, देखो बबुआ जेठन, तुम्हारे पिताजी नहीं रहे, इसीलिए तुम्हारे बर्तन खरीद लेता हूँ। अपने गांव के आदमी हो, बांट चोट कर खाएं, सबका धर्म चलता रहे, यही इंसानियत है। वरना आजकल मिट्टी के बर्तन कौन खरीदता है। लोग स्टील और एल्युमिनियम के बर्तन से काम में लाने लगे हैं। टूटने वाले बर्तन कौन खरीदे। उसकी प्रेरणा से जेठन भाई सुराही, गुलदस्ते, मूर्तियाँ तथा सजावट के तरह तरह के सामान बनाने लगे हैं। नीलकांत का मकान मिट्टी से पक्का हो गया है। छत बन गई है। आगे पेड़ लग गए हैं। पहले वह गांव से शहर छोटन भाई से खरीदे बर्तन बैलगाड़ी से ले जाया करता था। अब उसने एक पुरानी ट्रक भी खरीद ली है। आसपास के कुम्हारों से जितना मिलता है वह सब खरीद देता है। अब मैं शहर में पढ़ने लगा था। महीनों बाद गांव लौटा तो देखा जेठन भाई खुश हैं। बर्तन और तरह तरह की मूर्तियाँ सामने विशाल संख्या में दिखाई दे रही थीं। अब जेठन भाई के दिन रात काम करते थे। मैंने मजाक करते हुए कहा, जेठन भाई, आपके चेहरे पर सूरज उग रहा है। इतना खुश मैंने आपको शायद ही कभी देखा हो। लगता है आप पर नई नई जवानी आई है। जेठन भाई 21 के हो चुके हैं। मैंने छेड़ते हुए कहा, अब माताजी का भार हल्का कीजिए। भौजाई कब ला रहे हैं घर में। वे शर्मा गए। उनका चेहरा एकदम से लाल हो गया। बोले, आप भी क्या मजाक करते हैं भैया। बातों को दूसरी दिशा की ओर मोड़ते हुए बोले, नीलकांत से इधर सौदा तय हुआ है, बर्तन बासन बेचने के लिए। अब खुद मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नीलकांत थोक भाव में खरीद लेता है, शहर में बेचता है, थोड़ा दाम कम देता है, मगर बेचने के लिए माथापच्ची तो नहीं करनी पड़ती। केवल अपनी मेहनत ही तो लगती है। और सच पूछिए तो इसमें एक लालच भी है। जेठन भाई ने तनिक रहस्यमय ढंग से कहा। मैंने पूछा, क्या? तो बोले, नीलकांत ने वादा किया है कि वह छोटना को पढ़ाए लिखाएगा और अपने साथ शहर ले जाकर बड़ा आदमी बनाएगा।
भैया जी, दिन रात इसी आशा में लगा हूँ। मैं खुद कुछ न बन सका तो कम से कम छोटना तो कुछ बन जाए। जेठन भाई की आंखों में एक अद्भुत चमक थी, जिसमें जीवन की सार्थकता की एक असाधारण अनुभूति मचल रही थी। एक सुनहला सपना उन आंखों में झलकार मार रहा था। जेठन भाई ने आगे कहा, भैया जी, एक बात और कहूँ, कुम्हारी के काम में अब कोई मुनाफा नहीं रहा। पहले मिट्टी बड़ी आसानी से मिल जाती थी, अब तो कुम्हार में भी खेती की तैयारी चल रही है। जरा सी मिट्टी के लिए काफ़ी पैसा देना पड़ता है। आवा लगाना, बर्तन पकाना भी पहले से बहुत महंगा हो गया है। मगर खरीदते समय नीलकांत खूब कसकर जांच करता है। जिस बर्तन पर धुएं की जरा सी भी धारी हो, उसकी कीमत आधा से भी कम कर देता है। जिस पर कालिक हो, उसकी कीमत 1/4 पर पहुंच जाती है। मैं देखता हूं तो कुछ भी दिखाई नहीं देता, मगर वह न जाने उन बर्तनों में कहां कहां से नुक्स निकाल डालता है। मुझसे कुछ कहते नहीं बनता। कुछ कहता हूं तो अपना ही रोना लेकर बैठ जाता है। कहता है, पहले बैलगाड़ी थी तो अच्छा था, मगर अब ट्रक आई है तब डीजल, प्राइवेट ड्राइवर, नौकर चाकर का खर्चा बढ़ गया है। ट्रक बिगड़ गई तो अनजाने का खर्चा अलग, तो बनवाने का खर्चा अलग से। वह भी बेचारा क्या करे, पैसा कम देता है, मगर अब रंगाई के लिए वार्निश खुद देने लगा है। यही क्या कम है? मुझे जेठन भाई के नीलकांत के प्रति गहरी सहानुभूति दिखाई दे रही थी। उन्होंने कहा, भैया, नीलकांत की बातें मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। वह कहता है, पैसा तो आदमी के हाथ का मैल है। आदमी के पास आखिर रही क्या जाता है? असली चीज़ तो दुनिया में कुछ कर जाना है। सब छुटना के भविष्य के लिए कर रहा हूँ भैया। कहते कहते उन्होंने छकुनी चाक की छेद पर डालकर उसे जोरों से घुमा दिया और चाक तेजी से घूमने लगी और मिट्टी का लोंदा आकार लेने लगा। उस समय जेठन भाई की मुख मुद्रा देखने लायक थी। मिट्टी के लोंदे के चारों ओर वे अपनी हथेलियां इस प्रकार घुमा रहे थे मानो वे बर्तन नहीं, छोटन का भविष्य संभाले हुए हों और उसे जैसे नया आकार दे रहे हों। जेठन भाई इस समय मामूली कुम्हार नहीं, स्वप्नदर्शी कवि लग रहे थे, जो अपने जीवन का सबसे महत्वाकांक्षी महाकाव्य लिखने में व्यस्त हो। अगली बार आया तो जेठन भाई की कला में और भी निखार आ गया था। अब बर्तनों की जगह वहाँ मिट्टी के बड़े बड़े शो पीस, प्राचीन भारत की महान कलाकृतियों की अनुकृतियाँ दिखाई दे रही थीं। बर्तन भी एकदम नए ढंग के थे। अब उनकी माँ भी काम में सहयोग देने लगी थी। छोटन भी साथ दे रहा था, किंतु मैंने गौर किया कि छोटन भाई के शरीर की कालिमा थोड़ी और बढ़ी थी। वे दुबले दुबले से लग रहे थे। नीलकांत अब अपनी ट्रक पर सबसे अधिक उन्हीं के सामान लाता था। इन सब के बावजूद पिछली बार की तरह उनकी आर्थिक दशा में बहुत अधिक अंतर दिखाई दे रहा था। नीलकांत का मकान 1 मंजिल और ऊपर उठ चुका था। छोटन को देखकर मैं सोच रहा था कि आखिर छोटन बड़ा आदमी बनना कब शुरू करेगा, कब शहर जाएगा। वह देखते देखते 15 साल का हो चुका था। उसी की उम्र का नीलकांत का भाई मनोहर शहर में पढ़ने लगा था। व्यापार की गुत्थियों को मैं समझ नहीं पाता, परंतु मेरे भीतर वह जानने की तीव्र इच्छा जाग रही थी कि अगर नीलकांत का खर्चा इतना बढ़ा हुआ है कि उससे कोई बचत ही नहीं होती, तो उसका मकान मंजिल दर मंजिल ऊंचाइयां कैसे नापता जा रहा है। उसके घर में नौकर चाकरों की संख्या बढ़ती जा रही है। कैसे? पढ़ाई की समाप्ति के पश्चात अब मैं नौकरी कर रहा था और अपने गांव से दूर नगर में ही बस गया था। घर आना जाना कम हो गया था। यहाँ मुझे नीलकांत के व्यवसाय के बारे में और अधिक जानकारी मिली। भारतीय हस्तकला की धूम विदेशों तक पहुँच चुकी थी। भारतीय नवधनाढ्यों को यहाँ भी इस तरह की चीज़ें शो पीस के रूप में तेज़ी से स्थान बनाती जा रही थीं। सभी कलाओं के ज्ञाता तो नहीं थे, अतः बहुत सी चीज़ें प्राचीन कलाकृतियों के नाम पर बाजार में जोर शोर से कमाई का जरिया बन रही थीं और अब इस क्षेत्र में ठेकेदारों की चांदी थी। देखते देखते मामूली ठेकेदार गांव के जेठन कुम्हार जैसे हुनरमंद कलाकारों की बनाई मूर्तियां औने पौने दाम में खरीद कर और उन्हें ऊंचे दामों पर बेच कर धनाढ्यों की श्रेणी में जा बैठे थे। एक दिन शाम को मैं बाहर टहल रहा था, तभी मारुति कार तेजी से मेरे पास आकर रुकी, एकदम मुझसे सटकर। मुझे झटके से रुकना पड़ा।
पहले क्रोध से, फिर आश्चर्य से उस कार के एक 45-46 साल के सज्जन बाहर निकले। रेशमी कुर्ता, कीमती धोती, पॉलिश से चमचमाता चप्पल, कलाई में सुनहली घड़ी का बेल्ट चमचमा रहा था। मैं पहचान नहीं पाया, अबाक सा थोड़ी देर खड़ा रह गया। सोचा शायद वे सज्जन किसी और के लिए रुके हों। चलने को तैयार हुआ था कि उक्त सज्जन ने कहा, अरे बबुआ जी, पहचाना नहीं? मुंह खोलते ही उसके दांत दिखाई पड़े। पहचान लिया, वह नीलकांत था। उसके आगे के कई दांत सोने से मढ़े थे। वह पान खाए हुए था। पान की गिलोरी में भींगे उसके दांत किसी हिंसक पशु की तरह लग रहे थे जो अभी अभी किसी का शिकार करके आया हो। वह साक्षात ड्रैकुला लग रहा था। उसकी 5 उंगलियों में कीमती नग जड़ी सोने की अंगूठियां चमक रही थीं। और फिर मेरी निगाह उसकी चमचमाती कार की ओर गई, जिसमें एक सांवली सी बड़ी बड़ी आँखों वाली युवती सिमटी सिकुड़ी संकुचित सी बैठी थी। नीलकांत ने बिना तनिक भी देरी किए मेरा ध्यान उसकी ओर खींचते हुए कहा, बबुआ जी, मैं शहर में ही बस गया हूँ। एक छोटा सा मकान भी खरीद लिया है। गांव में व्यापार नहीं चलता था, वहाँ का जिम्मा मनोहर को दे दिया है, कहकर अपनी जेब से अपना विजिटिंग कार्ड निकाला, परंतु मुझे देते देते रुक गए। उलट पलट कर उसे अपनी जेब में पुनः डालते हुए कहा, लगता है घर ही छूट गया, वह किसी और का है। कल मैं आपको खुद घर ले चलूँगा। आप तो मुझे यहीं कहीं टहलते हुए मिल ही जाएंगे। फिर बिना तनिक भी विलंब किए वह अपनी कार में बैठ गया और चलता बना। मैं देर तक तेजी से भागती उस कार को देखता रहा और सोचता रहा, अगर नीलकांत इतनी जल्दी में था तो वह रुका ही क्यों। हम लोगों ने भी शहर में ही मकान ले लिया। पिताजी भी सेवा मुक्त होकर माँ के साथ यहीं आ गए थे। दादी जी की मृत्यु हो चुकी थी। दादी जी किसी भी कीमत पर घर का मकान छोड़ने को तैयार नहीं थीं। मेरी फूआ अपने पुत्र के साथ वहीं उन्हीं के साथ रहती थी। पिताजी कभी कभी गांव आया करते थे। बीच बीच में महीने 2 महीने के लिए दादी यहाँ आ जाया करती थीं। उन्हीं से जेठन भाई के बारे में जो समाचार मिला उसने दिल दहला दिया। दादी ने बताया कि जेठन ने शादी की थी। सांवली सांवली सी बड़ी बड़ी आँखों वाली बड़ी प्यारी सी बीवी थी उसकी। अक्षर टटोल कर ही सही पढ़ भी लेती थी, हिसाब जोड़ लेती थी। उसने आते ही जेठन के व्यवसाय को खुद संभाल लिया था। वह आगे चलकर नीलकांत से सवाल जवाब भी करने लगी थी। नीलकांत को उसके आ जाने से बेईमानी का अवसर नहीं मिल रहा था। जेठन भाई का घर सुधरने लगा, खुशहाली आने लगी, आगे की दीवार पक्की हो गई। तभी नीलकांत ने दूसरी चाल चली। वह जेठन की कला के साथ जेठन की बीबी की मांस बनाने की कला प्रशंसा से बढ़ता हुआ उसके रूप की प्रशंसा करने लगा। जेठन ने शुरू में स्वाद भर के लिए दारू पी और बाद में खूब पीने लगा। नीलकांत ने उसके घर को बोतलों से भर दिया। वह जेठन बहू को बीच बीच में गहने बनवा कर देने लगा। यही नहीं, जेठन की हस्तकला की कीमत भी बढ़ा दी उसने। जेठन ने वह सब एक बड़े आदमी का बड़प्पन माना। वह नीलकांत के प्रति अब आंख मूंद कर समर्पित हो गया। उसकी हालत एक बेहोश आदमी जैसी हो गई और वही बेहोशी एक दिन उसका सब कुछ लूट ले गई। नीलकांत का उसके घर आना जाना अब और भी बढ़ गया। उसकी दोस्ती इतनी बढ़ गई कि कभी कभी नीलकांत अब उसी के घर रुक जाता। लोगों ने उंगलियां उठाईं, परंतु जेठन के पास देखने को अपनी आंखें कहाँ रह गई थीं। एक दिन इलाके में खबर फैल गई कि जेठन की औरत नीलकांत के साथ भाग गई। दादी की इस बात तक पहुँचते पहुँचते मुझे उस दिन नीलकांत की कार में बैठी बड़ी बड़ी आँखों वाली वह सांवली सांवली सी औरत याद आ गई और नीलकांत के घबराहट में तुरंत फुरत निकल चलने का कारण भी समझ में आ गया। ऐसी विषम स्थिति में नीलकांत के छोटे भाई मनोहर ने उसके आंसू पोंछे। उसने अपने भाई से संबंध तोड़ लेने तथा अलग व्यवसाय की घोषणा की, मगर जेठन उस समय से टूटने लगे। उन्हें तरह तरह के रोगों ने घेर लिया। दिन भर ताड़ी पीकर धुत रहने लगे। लेकिन वह सब कुछ हो जाने के बावजूद नीलकांत किसी भी कीमत पर इस दुधारू गाय को छोड़ना नहीं चाहता था। अब तक छोटन जेठन से
कहीं अधिक अच्छी कलाकृतियां बनाने लगा था। हालांकि जेठन भाई अपनी पत्नी के भाग जाने के एक दिन पहले तक आस लगाए बैठे थे कि छोटन कभी न कभी शहर आकर बड़ा आदमी जरूर बनेगा। अब नीलकांत ने मनोहर के माध्यम से छोटन को पकड़ा। मनोहर रोज जेठन का समाचार पूछता और तरह तरह से उनकी सहायता करता और उनके स्वतंत्र व्यवसाय के नाम पर छोटन की कलाकृतियां खरीद कर शहर पहुंचाता। सारी कथा सुनकर मेरा मन जेठन भाई से मिलने को बेचैन हो उठा। दादी जब गांव जाने लगी तो मैं भी उनके साथ गांव चला गया। दादी को दरवाजे तक पहुंचाकर मैं तुरंत जेठन भाई के घर पहुंचा। जेठन भाई का घर बदला हुआ था। उसमें संपन्नता की झलक थी। कई कारीगर स्थान स्थान पर तरह तरह की मूर्तियां बना रहे थे। घर की गली की दीवारें 3 ओर से पक्की हो चुकी थीं। दक्षिण की ओर की दीवार अभी भी पहले जैसी आधी टूटी हुई थी। देखने से लगता था बनाने का प्रयास शुरू किया गया था, परंतु काम बीच में ही अधूरा छोड़ दिया गया। एक युवक वहीं खड़ा कारीगरों की मूर्तियों के निर्माण और उनकी रंगाई आदि के बारे में तरह तरह के निर्देश दे रहा था। एक और संपन्न सा युवक सोने के फ्रेम का चश्मा लगाए, रेशम का कुर्ता पहने, अपनी सफ़ाक धोती में एक पुरानी सी कुर्सी पर आराम से बैठा पान चबा रहा था। प्रथम दर्शन में लगा नीलकांत है, परंतु उसका शरीर इकहरा था। अंदाज लगा लिया यह मनोहर होगा, नीलकांत का छोटा भाई। दादी इसी की चर्चा कर रही होंगी। मैं थोड़ी देर दरवाजे पर खड़ा रहा। तभी आदेश देने वाला युवक मेरी ओर देखकर जोरों से सोत्साह चिल्लाया, अरे भैया! मैंने अब उसे गौर से देखा। लगा युवा जेठन भाई खड़े हैं। सांवला शरीर, सपनाती आंखें, परिश्रम से सुगठित शरीर। उसने लपक कर मेरे पांव छुए। इसी बीच कुर्सी पर बैठा युवक उठ खड़ा हुआ। छोटन ने उसे मेरा परिचय दिया। युवक ने अतिशय विनम्रता से मेरे पांव छुए। मैंने उसकी पीठ थपथपा दी। पूछा, कैसे हो? बोला, सब दया है। बीए करने के बाद यहीं व्यवसाय शुरू कर दिया है। ईश्वर की कृपा से मुझे छोटन जी जैसे कलाकार का साथ मिला है। ये बहुत परिश्रमी हैं, इनकी बड़ी तरक्की होगी। मैं इन्हें बाहर शहर ले जाऊंगा। एक महान कलाकार गांव में सड़ रहा है। छोटन ने उसकी बातें पूरी होते ही कहा, हाँ भैया, इसी आशा में दिन रात एक किए हुए हूँ, वरना आजकल वह काम बहुत कठिन है। मनोहर बाबू उदार आदमी हैं, उनके साथ शहर चला जाऊं तो कुछ कर दिखाऊं। भैया मुझे बड़ा आदमी बनाना चाहते थे। मैं उन्हें अपने कामों से कुछ संतोष दे सकूं, यही इच्छा है। इन शब्दों के साथ छोटन की आंखों में एक चमक सी आ गई। ठीक इन्हीं चमकती आंखों के साथ जेठन भाई ने पिछली बार मुझे विदा किया था। मैं जेठन भाई से मिलने के लिए अधीर हो रहा था। छोटन ने इस बीच जेठन भाई की एक बार भी चर्चा नहीं की। लगता है वह कतरा रहा था। मैंने ही पूछा, जेठन भाई कहाँ हैं? कुछ बताने की जगह छोटन ने कोई नया विषय छेड़ दिया, लेकिन उसमें मेरी कोई दिलचस्पी न थी। न तो मेरे लिए देर तक इस प्रकार रुके रहना ही संभव था। मेरे भीतर की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। आखिरकार मुझे किनारे ले जाकर कहा, भैया की हालत बहुत खराब है, आप उन्हें देख नहीं सकेंगे। वे चलती फिरती लाश के सिवा और कुछ नहीं रह गए हैं। देह मानो छूटने को तैयार है। क्या कहूँ, सब किस्मत का खेल है। मेरी बेसब्री बढ़ती जा रही थी। अब मेरे लिए तनिक भी रुकना कठिन था। मैंने तनिक दृढ़ता से कहा, मुझे उनके पास ले चलो। छोटन के लिए अब मुझे बहलाए रखना कठिन था। भीतर कमरे में अंधेरा था। उस कमरे को पहचानना कठिन था। मिट्टी का, बिना खिड़की वाला, ठीक वैसा ही वही अपरिचित कमरा था जहाँ वर्षा शुरू होते ही दौड़ दौड़कर मैं भी कच्चे सूखे बर्तन रखने की प्रतियोगिता करता था। वहीं एक छोटी सी खाट बिछी थी जिस पर छोटे भाई के पिताजी ने अंतिम दिनों में जिस पर छोटन भाई के पिताजी अपने अंतिम दिनों में पड़े रहते थे। गौर से देखने पर एक काली चमड़ी से मढ़ी काया दिखाई पड़ी जिसकी आंखें धसी थीं और उसका पूरा अस्तित्व हड्डियों का खिलवाड़ लग रहा था। मैं चिल्लाया, जेठन भाई! सुनते ही
बनेरी की ओर एक टक निहारती आंखों में हरकत हुई। वे चादर से अपना चेहरा ढांकने लगे। ऐसा लगता था मानो किसी कीमत पर वे मेरा सामना करने को तैयार नहीं हैं। मैं उनकी खाट पर बैठने वाला था कि हड़बड़ा कर उठ खड़े हुए और डगमगाते हुए मुझसे लिपट लिपट कर फूट फूट कर रोने लगे। धीरज बंधाने पर कलपते हुए बोले, भैया क्या कहें, किसको दोष दें, ये सब किस्मत का खेल है और क्या। फिर अधीर होकर बोले, ये सब नीलकंठवा का खेल है, सब के सब ले गया भैया, मिला मिला के सब ले गया। मेहरारू, हुनर, जवानी, सब दिया जैसा चाट गया। और हम थे कि केवल सपना देखते रह गए। फिर रोते हुए बोले, अब उसका भाई मनोहरवा लगा है छोटना के पीछे, हरियर पेड़ मुरझा गया है भैया, वह कुछ नहीं समझता। आंखें मूंदे सपना में दौड़ा चला जा रहा है घड़ियाल वाले तालाब की ओर। हमारे पास कुछो नहीं छोड़िस नीलकंठवा भैया, और जो दिहिस सो तो आप देख ही रहे हैं। 30 साल के उम्र में हम खिला के 30 साल की उम्र में हम बिला के रह गए भैया। कहते कहते जेठन भाई हाँफ गए और खाट पर बैठ गए। इसी बीच छोटन दौड़ता हुआ भीतर आया और चिल्लाया, भैया ए भैया, 100 मूर्ति के और ऑर्डर दिहिस, बुद्ध की मूर्ति। उसकी आंखें चमक रही थीं, किंतु यहाँ चुप्पी देखकर भागता हुआ फिर बाहर चला गया। इसी बीच जेठन भाई को बड़े जोरों से खांसी उठी। वे दौड़े दौड़े घर के कोने की ओर गए। कह करते करते वहीं उलट गए। मैं सहायता के लिए छोटन को बुलाने बाहर गया, मगर वह एक नए संसार में व्यस्त था। उत्साहित भाव से अपना माल ट्रक में लदवा रहा था। हाँ, संभाल के, धीरे से, हिले नहीं। देखो मनोहर बाबू का कोई नुकसान न हो। अब कारीगर को शहर ले जाएंगे, सबकी किस्मत खुलने वाली है। सभी मजदूर व्यस्त थे। उन सबों को काम करते देखकर लगता था मानो वे वर्तमान में नहीं भविष्य में काम कर रहे हों, एक स्वप्नमय अस्तित्व की तरह। और इन सबों के पीछे मनोहर खड़ा था। उसके अगले दांतों में जड़ा सोना पान की गिलोरी में भींगा भींगा अजीब लग रहा था। मदन मोहन तरुण।